आज का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए दो कथन हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारक माना गया है। ठीक है, तो इस कथन है कि अकबर ने 1575 में अपनी राजधानी में इबादत खाने की स्थापना की और अकबर समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेना और धर्म के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करना चाहता था। तो कौन सा सही है? ठीक है, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है, आर असत्य है, ए असत्य है, आर सत्य है। तो इसका कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, ए और आर दोनों सत्य हैं। ठीक है, ए आर दोनों सत्य हैं और लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते, क्योंकि विभिन्न धर्मों के बारे में जानने की उत्सुकता में अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में प्रार्थना कक्ष बनवाया और जिसे इबादत खाना के नाम से जाना गया। अकबर ने हिंदू, इस्लाम, पारसी, ईसाई धर्म से जुड़े हुए विद्वानों को आमंत्रित किया और उन्होंने इन लोगों के साथ धार्मिक बहस की। अकबर समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेना और धर्म के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए अकबर ने 1579 में मजहर की घोषणा की। 1579 में मजहर की घोषणा की। यह वह दस्तावेज था जिसने सम्राट अकबर को उनके शासनकाल के दौरान राजनीतिक और धार्मिक मामलों का एकमात्र न्यायाधीश बनाया था और इस मजहर के प्रस्ताव को या प्रारूप को शेख मुबारक के द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा के निम्नलिखित में से किस शासक ने हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किया? इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इनका कार्यकाल जो है 1565 से लेकर 1612 तक रहा है। एक गोलकुंडा के कुतुब शाही राजवंश के 5वें सुल्तान थे। इनके समकालीन अकबर, जगत गुरु और इब्राहिम आदिल शाह थे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में 4 निर्माण का निर्माण करवाया था। ठीक है, और 1591 में हैदराबाद शहर की स्थापना के केवल 1 साल बाद ही 4 निर्माण का जो निर्माण है वो पूरा हो गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, सूफी संतों की उपाधियों से सुमेलित करना है। इसमें शेख निजामुद्दीन औलिया, सैयद मोहम्मद गेसू दराज, बहाउद्दीन जकरिया, शेख अहमद सरहिंदी। तो इसका कौन सा जो है सुमेलित है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही भी कहते हैं। ठीक है, सैयद मोहम्मद गेसू दराज को बंदा नवाज कहते हैं, बहाउद्दीन जकरिया को शेखुल इस्लाम कहते हैं और शेख अहमद सरहिंदी को मुजाहिद कहते हैं। सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? 250, 251, 252 या 253? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 253। अब डी ऑप्शन इसका जो है सही है। जो 253 जो है ये कहता है कि संसद को किसी अन्य देश के साथ की गई संधि, करार अथवा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लिए गए निर्णय को लागू कराने के लिए संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए कोई भी विधि बनाने की शक्ति हासिल है, चाहे वह विषय राज्य सूची का ही विषय क्यों ना हो, वो संसद कानून बना सकती है। 250 कहता है कि
यदि आपातकाल की उद्घोषणा लागू है तो राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 251 जो है यह कहता है कि अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच अगर कोई विवाद होता है तो संसद के कानून प्रभावी माने जाएंगे। 252 यह कहता है कि अगर दो या दो से अधिक राज्य किसी राज्य सूची के विषय के मामले में अगर सहमत है कि यह मामला विशेष मामला है और संसद इस पर कानून बनाए, अगर दो या दो से अधिक राज्य सहमत होते हैं तो संसद उस राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन माना? मारू राम बनाम भारत संघ, इपरू सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ या बेहराम खुर्शीद बनाम बॉम्बे राज्य? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, इपरू सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। यह वाद जो है 2006 में आया था। यह वाद जो है 2006 में आया था। मारू राम बनाम संघवाद जो है ये 1980 में आया था। इसमें यह था कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 72 के तहत शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह पर किया जाना चाहिए, ना कि अपने विवेक से, और राष्ट्रपति के लिए सलाह जो है वो बाध्यकारी है। एस.आर. बोम्मई संघ जो है वाद जो है 1994 में हुआ था। भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसमें कहा गया था कि न्यायालय ने कहा गया था कि अनुच्छेद 356 के उपयोग या दुरुपयोग या किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की इसमें चर्चा की गई थी कि किस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगेगा। ठीक है, इसका निर्णय न्यायालय में इसका निर्णय हो सकता है। बेहराम खुर्शीद बनाम बॉम्बे राज्य का जो है ये मामला 1954 में हुआ था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकारों को केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक नीति के रूप में संविधान में जगह दी गई है। इसीलिए मौलिक अधिकारों के मामले में अद्वितीय जन का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, व्यापार करने की स्वतंत्रता या विधि के समझ समानता? 1 और 3, 2 4, 1 2 4 या फिर 1 2 3 4? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 और 3। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये जो मूल अधिकार हैं वो केवल भारतीय को प्राप्त है, भारतीयों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। क्योंकि 15 जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। 16 जो है लोक नियोजन के अवसर विषय में अवसर की समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 भारत के सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति, व्यापार करने की गारंटी सहित 6 स्वतंत्रताओं को अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यकों का शिक्षण संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है। जबकि विधि के समझ समानता, विधि के समझ समानता और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये जो हैं ये विदेशियों को भी प्राप्त है, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो। अनुच्छेद 14 और 21 प्राण एवं दैहिक जो है 21 में है, 14 में है। इन दोनों अधिकारों को सभी नागरिकों को प्राप्त है, चाहे वो विदेशी हो या भारतीय। अगला प्रश्न है, निवारक निरोध विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विहित सलाहकार समिति की अनुशंसा के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक निरोधित किया जा सकता है? 2 माह, 3 माह, 6 माह या फिर 9 माह? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 3 माह। अनुच्छेद 22 के खंड 1 और 2 जो है वो किसी व्यक्ति को जिसे किसी
सामान्य कानून के तहत किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो 4 अधिकारों की गारंटी देते हैं। पहला है कि गिरफ्तारी के आधार के बारे में उसे सूचना दिए जाने का, अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का और उसके प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार, और मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा उस अवधि से अधिक नजरबंदी से मुक्ति। जबकि अनुच्छेद 22 का जो खंड 3 है वो यह कहता है कि दुश्मन, विदेशी और निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 22(1) और 2 के जो 22(1) और 2 में जो अधिकार दिए गए हैं वो उसे नहीं दिए जा सकते। ठीक है। तीन माह तक ही उस व्यक्ति को रखा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाते हैं? महालेखा नियंत्रक परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। कोड के आधार पर चयनित करना है 1 और 3, 2 और 4, 1, 2, 4 और 1, 2, 3, 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 1, 2, 4, 1, 2, 4। सीएजी का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 148 में है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और कैग के संघ के लेखा संबंधी रिपोर्टों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो उसको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए कार्यों का प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे, और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएगा। अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिसके अनुसार 338 अनुच्छेद के अनुसार यह प्रावधान है कि आयोग का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को वार्षिक और अन्य किसी भी समय पर जैसा आयोग समझे, ठीक है, राष्ट्रपति के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है वो इसकी स्थापना जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी, और यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट को राष्ट्रपति को नहीं, यह अपनी रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को देता है। यह अपनी रिपोर्ट को जो है वो केंद्र सरकार को देता है, ना कि राष्ट्रपति को। इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारत के संघीय स्वरूप को प्रदर्शित करती हैं? शक्तियों का बंटवारा, एकल नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका। जो इसका कोड का चयन करना है 1, 2, 1, 3, 4, 2, 3, 4, या फिर 1, 2, 3, 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है, पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? किसे संविधान के भाग 4 में परिभाषित किया गया है, या सभी धर्मों को समान आदर और संरक्षण प्रदान करने के दर्शन से प्रेरित है, सभी धर्मों को अभिवृद्धि के लिए किया गया कर पंथ निरपेक्षता की अवधारणा के अनुरूप माना जाएगा? तो कौन सा कथन जो है वो सही है? 1 और 3, केवल 2, 2 और 3, या फिर 1, 2, 3। तो जो इसका सही जो आंसर है, वह आपका है सी ऑप्शन 2 और 3। पहला जो है गलत है, क्योंकि पंथ निरपेक्षता जो है 22वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है, ना कि संविधान के भाग 4 में। भाग 4 जो है वो नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित में से किन विषयों को वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल किया जाता है? व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, अखबार के पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार। 1 और 3, 2 और 4, 2, 3, 4, या फिर 1, 2, 3, 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 1, 2, 3, 4, मतलब कि 3 चारों जो हैं वो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों कारक हैं, जिसमें कथन है कि संविधान के अतिक्रमण अथवा
साबित कदाचार की स्थिति में राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग चलाया जा सकता है और संविधान में राज्यपाल की पद की सुरक्षा के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं। तो कौन सा कथन जो है सही है? ए आर दोनों सत्य हैं, एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। ए आर दोनों सत्य नहीं है, व्याख्या नहीं करते हैं। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए असत्य है किंतु ऐसा असत्य। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ए असत्य है, आर सत्य, मतलब ए सत्य है, सॉरी असत्य है और आर जो है सत्य है। ऐसा इसलिए है कि संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल की पदावधि निश्चित नहीं है, अर्थात राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और वह राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र दे सकता है। अतः राज्यपाल के संबंध में महाभियोग का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन संविधान में यह भी वर्णित है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले। इसीलिए पहला कथन जो है असत्य है और दूसरा कथन जो है सत्य है। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है कि संवैधानिक संशोधन और उनके उपबंध कि 31वें संवैधानिक संशोधन में क्या था, 61वें में क्या था, 70वें में क्या था और 89वें में क्या, 89वें संवैधानिक संशोधन में क्या था। तो कितने जो उपबंध जो इसके अनुसार ये है कि क्वेश्चन ये है कि कितने जो युग्म हैं वो सही है, ये बताना है। कितने युग्म जो हैं वो सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन कि इसके चारों युग्म जो हैं वो सही। ठीक है। 31वां संवैधानिक संशोधन जो है ये 1973 में हुआ था। 61वां संवैधानिक संशोधन जो है ये 1989 में हुआ था और 70वां संवैधानिक संशोधन जो है 1992 में हुआ था और 89 संवैधानिक संशोधन जो है वो 2003 में हुआ था। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।